हेलो स्टूडेंट, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है एन इम्पास इन रेसलर्स केस, द लूजर इज द रूल ऑफ लॉ। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंडियन पॉलिटी। इसके सब पार्ट में फर्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एक पार्ट है इसमें स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जेक्टिव एंड जुडिशरीज, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट से आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। ब्रॉडली अगर समझे तो आज के एडिटोरियल के एनालिसिस में जो अभी रेसलर्स के प्रोटेस्ट हुए थे, जनवरी से स्टार्ट थे प्रोटेस्ट और फिर सेकंड फेज में जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो उन्हें कितना जस्टिस मिल पाया है रूल ऑफ लॉ से, और इसमें पॉलिटिशियंस जो है उनका क्या इन्वॉल्वमेंट, उनका क्या स्टेक रहा, और जुडिशरी है उनका क्या रहा, और पुलिस। आज का एडिटोरियल का एनालिसिस इसके ही अराउंड रिवॉल्व करेगा। ऑटोनॉमी और जो सुप्रीमेसी है लॉ की, उसको टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल जो कमिटमेंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है रूल ऑफ लॉ कल्चर को लेकर। अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखें इंडियन सोसाइटी का, तो वो एक फेज पास कर लिया है जहां पर पूरी तरीके से जो वीक होना है रूल ऑफ लॉ का 2 काउंट्स पर। अगर फर्स्ट देखें तो ट्रस्ट डेफिसिट जो कॉलोनियल मॉडल पे था रूल ऑफ लॉ के, क्योंकि रूल ऑफ लॉ जब इंडिया गुलाम था अंग्रेजों का उस टाइम पे आया था। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली जो हमारा अडॉप्टेड है वो GOI 1935 से ब्रॉडली लिया गया है और ये ब्रिटिशर्स ने पास किया था। तो रूल ऑफ लॉ भी ब्रिटेन का ही कॉन्सेप्ट है जो इंडिया ने अडॉप्ट किया है, तो कहीं ना कहीं अब उसकी वीकनेसेस नजर आ रही हैं। सेकंड है फेथ ओरिएंटेड मेजॉरिटेरियन री इमेजिनेशन ऑफ लॉ। लोगों का जो फेथ है मेजॉरिटी का, वो लॉ को अलग तरह से देख रहे हैं। अगर एसेंस में उसको देखें तो जो डिवाइन प्रोविडेंस है, किसी चीज को क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, तो उस तरह से नहीं रह गया है। अगर इसका बेस्ट एग्जांपल दिख सकता है जब इंडिया के बहुत सारे जो मेडल विनिंग रेसलर्स थे, उन्होंने अपनी कंप्लेंट फाइल किया सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड, और उस पर उन्हें अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला। वो प्रोटेस्ट में भी बैठी नेशनल कैपिटल में, लेकिन उन्हें अब तक कोई जस्टिस नहीं मिला है। ऑलमोस्ट डेकेड हो गए हैं। अब बहुत सारी विमेन ट्रेनी रेसलर्स जो हैं, उसमें अवार्ड विनिंग स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं जिन्होंने फेस किया है और आवाज भी उठाई, वो गो थ्रू हुई हैं अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट से। अच्छी तरह से उनको ट्रेनर जो हैं उनके साथ सही से ट्रीटमेंट नहीं किए, तो इन सारी चीजों पे उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ है। जनवरी 2023 में रेसलर सिट इन धरना पे बैठी जंतर मंतर न्यू दिल्ली में। स्पोर्ट मिनिस्ट्री जो है वो कंप्लेन को लिया उन्होंने और एक कमेटी भी बैठाई, लेकिन जो उसका कोई कॉन्क्रीट और सेटिस्फैक्टरी आउटकम नहीं आया। इनसेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन के बाद जब रेसलर्स ने देखा कि उनकी बातों पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो उन्होंने वापस से अपना जो प्रोटेस्ट है कंटिन्यू कर लिया, धरना प्रदर्शन। और इस टाइम पे जो प्रोटेस्ट था पहले से बेटर ऑर्गेनाइज था और पब्लिक का सपोर्ट भी उनको बहुत था। जो सर्वाइवर थे सेक्सुअल हैरेसमेंट के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी अप्रोच किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पास किया कि रजिस्टर किया जाए FIR, जो भी उसमें रेलिवेंट लॉज लगते हैं, और जो रेसलर्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अगर सीक्वल देखें इसका, जो कोर्ट का ऑर्डर है उसमें दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर किया 2 FIR, वो सेक्शन 354, 354A, 354D एंड 506 अंडर इंडियन पीनल कोड रजिस्टर्ड हुए, और दूसरा जो था वो पॉक्सो के अंडर हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इस कनेक्शन में एक माइनर रेसलर एलिगेशंस भी थे, इस वजह से पॉक्सो में आ गया। रजिस्ट्रेशन जब हुआ दोनों FIR का पहली बार, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन के बाद, तो जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट थी वो आ गई अब क्रिमिनल जस्टिस के डोमेन में। अब काम था पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का और दूसरी तरफ जुडिशियल ओवरसाइट लेने का। जितने इसमें इन्वॉल्व परपेट्रेटर थे जिन्होंने इस तरीके के ऑफेंसेस किए हैं, उन्होंने अपनी कोशिश किया जो रेसलर्स हैं उनको पब्लिक में बदनाम करने की, और बहुत सारे जो एलिगेशन उन्होंने रेसलर्स पे लगाए उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रहा था। तो इस तरीके का जो कैंपेन था बदनाम करने का, विलिफिकेशन का, इतना बढ़ गया कि क्रिटिसिज्म पॉक्सो एक्ट को भी मिलना स्टार्ट हो गया। लेकिन रेसलर्स के साथ पब्लिक का बहुत बड़ा सपोर्ट था, और इस वजह से यूनियन जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने पर्सनल लेवल पर मीटिंग करके प्रोटेस्टिंग रेसलर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ मीटिंग करके इश्यू को रिजॉल्व करने की कोशिश की।
और स्पोर्ट मिनिस्टर्स के साथ भी मीटिंग किया और एडवाइस किया जो प्रोटेस्टर हैं, रेसलर्स जो हैं, जाकर अपने काम पे वापस से रिज्यूम करें अपने रेगुलर जॉब को। इन लोगों की बातचीत के बावजूद कोई रिलीफ नहीं मिला, लेकिन जो प्रोटेस्ट था वो खत्म हो गया। रेसलर ने डिसाइड किया और कहा कि अब ये जो लड़ाई है वो कोर्ट में कंटिन्यू रहेगी। क्रिमिनल जस्टिस एजेंसी की जो की है अगर देखें तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम है। दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स किया, उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल रेसलर्स भी थे जो बाहर जाके खेले और उन्होंने सीरियस चार्जेस लगाए थे परपेट्रेटर या पॉलिटिशियंस पर। और इस तरीके के पॉलिटिशियन जो टॉप पोजीशन होल्ड कर रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड में। पहला धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें हाईलाइट हुआ कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है वहां पर पुलिस एक्ट कर सकती थी सेक्शन 156I के तहत, जिसमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC इसमें डिफाइंड है कि जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं वो बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अगर कोई केस कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। कोर्ट जो है अगर उनके लोकल एरिया में आ रहा है, जुरिस्डिक्शन उनका है, तो उनके पास पावर है इंक्वायरी करने का अंडर प्रोविजन चैप्टर 13। और इसी तरीके मैजिस्ट्रेट जो है सेक्शन 190C ऑफ द CRPC इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस लीगल ऑब्लिगेशन अंडर सेक्शन 166A(C) अमेंडेड जो पीनल कोड है 2013 का, उसमें अगर रिकॉर्ड नहीं करता है किसी भी इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंस है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है अप टू 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट। तो इससे ये क्लियर होता है कि अगर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंसेस का केस है तो पुलिस बाउंड है इस तरीके की रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए, वो बाउंडेड है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है, डिनाई करता है, तो उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है। सॉलिसिटर जनरल जो है सुप्रीम कोर्ट से कहे मई 28 में कि FIR जो है वो रजिस्टर कर लिया जाएगा अगर लॉर्डशिप जो है इस तरीके का डायरेक्शन देते हैं। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को देखें तो वो अच्छी याद दिलाते हैं कि जो मैंडेटरी FIR रजिस्ट्रेशन की बात है उन्होंने उस वक्त नहीं किया जब तक उनको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिला। और इस तरीके की रूलिंग जो है वो ललिता कुमारी केस 2013 में भी थी कि मेंशन करना जरूरी है अगर इस तरीके के ऑफेंसेस होते हैं। दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया क्राइम को और जो कंप्लेनेंट ने जो भी बातें लिखी उनको कम फोकस दिया और जो एक्यूज्ड पर्सन है उनसे जो रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी उस पर ज्यादा उन्होंने तवज्जो नहीं दिया। और लास्ट में उन्होंने FIR जो पॉक्सो के अंडर थे इस केस में एक्यूज पर्सन को ना ही इन्वेस्टिगेट किया और ना ही उनके ऊपर कोई पाबंदी लगाई गई। और उनका जो कैंपेन ऑफ विलिफिकेशन था सोशल मीडिया में वो चलता रहा। वो एक तरीके से एक अटेम्प्ट था प्रेशर बनाने के लिए और डराने के लिए जो भी विटनेसेस हैं। पुलिस ने सेलेक्टिवली इन्वेस्टिगेट किया और जो भी उन्होंने 40 डेज में अपनी इन्वेस्टिगेशन किया और उस पे एक बड़ी सी रिपोर्ट बना दी जो 2 पार्ट में है। पहले उसमें उन्होंने जो भी चार्जशीट बनाई अलग अलग सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेकर जिसमें एडल्ट रेसलर थे और उसके बाद उसमें क्लोजर एप्लीकेशन एक लगा दिया 500 पेज का और वो था पॉक्सो एक्ट ऑफेंसेस से रिलेटेड। क्लोजर एप्लीकेशन लगाया, का रीजन दे दिया एक्स्ट्रा लीगल विड्रॉल एप्लीकेशन जो माइनर रेसलर हैं उनके तरफ से और जिन्होंने सबसे पहले कंप्लेंट फाइल किया था और अपना स्टेटमेंट भी दिया था सेक्शन 164 के अंडर। तो इस बात को कह दिया कि वो गुस्से में या डिसस्पिरिटेडनेस की सिचुएशन में ऐसा किया था। तो क्या पुलिस की पूरी तरीके से सुप्रीमेसी होती है अगर बात जब इन्वेस्टिगेशन की आती है? क्या पुलिस डिसाइड करते हैं कि फाइनल इन्वेस्टिगेशन का जो आउटकम होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर बात आती है क्रेडिबिलिटी और इंड्योरेबिलिटी किसकी? रूल ऑफ लॉ की, जिसको क्रिटिकली लिंक किया जाता है यूनिवर्सल और इक्वल एप्लीकेबिलिटी इन ऑल सिचुएशन, जो इंश्योर करे इक्वालिटी प्रिंसिपल जो लीगल फिलोसफर प्रोपाउंड करते थे। अगर जब बात आती है सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेन या FIR की, वहां पर भी इक्वल प्रिंसिपल डिमांड करते हैं और फ्री, फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। और वहां पर एक चीज की और जरूरत होती है, एक जस्ट एक्सपीडिशियस, क्योंकि इस तरीके के केसेस में जल्दी से ही कंप्लेन को दर्ज हो और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो। जो ऑफेंस करने वाले जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक प्रेशर भी आएगा कि वो इस तरीके के आगे नहीं करें और जो होंगे बचेंगे इस तरीके की एक्टिविटी करने से। तो अगर ऐसा लगता है कि जो लीगल कोर्स है जो पूरा रहा वो पॉलिटिकल लेवल पे अगर देखें इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया था कि वो हल्के हल्के चले और सेलेक्टिवली सारे केसेस को देखे और एक्यूज पर्सन के साथ डिफरेंशियल
ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन इन सारे बेसिस पे भी कोई भी फॉर या अगेंस्ट नहीं कह सकते हैं एक्यूज को, क्योंकि एक्यूज भी इक्वली इंटाइटल्ड है फेयर ट्रायल के लिए। जर्नी ऑफ रूल ऑफ लॉ जो है वो ऐसे ही लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कंटिन्यू इसी तरीके से रहे, बिना किसी रुकावट के या बिना किसी डर के। कोई भी इंसान है, रूल ऑफ लॉ सबके लिए इक्वल है। बेंच ने इसी वजह से ललिता कुमारी केस में पूरी तरीके से रिलाई किया था एक एफिशिएंट चेक हो, पुलिस पावर का मेजर्स लिए जा रहे हैं, जुडिशियल ओवरसाइट जो मैजिस्ट्रेट का है उस पर। यहाँ पे ये आइडिया ये है कि जो जुरिस्डिक्शन मैजिस्ट्रेट का है वो फॉलो अप करें, जो भी उनके जुरिस्डिक्शन में एफआईआर दर्ज हो रहे हैं उनको देखें, एक एक एफआईआर्स को। तो इस तरीके के जुडिशियल इंटरवेंशन भी हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन जुडिशरी के साइड से भी हो सकती है। अगर एप्लीकेशन जो है कंप्लेनेंट डायरेक्ट फाइल कर देता है सेक्शन 156(3) ऑफ सीआरपीसी, या फिर रिट पिटीशन फाइल कर देता है हाई कोर्ट में। इसके साथ साथ एपिलेट कोर्ट जो है, जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उनके पास पावर होती है सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेने की, और वो डायरेक्ट किसी भी केसेस में वो एक्शन ले सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं लोअर कोर्ट को कि वो मॉनिटर करे इन्वेस्टिगेशन। सुप्रीम कोर्ट ने साकिरी वसु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2008 में पहले ही कह दिया था कि मैजिस्ट्रेसी जो है उनके पास एक इनहेरेंट पावर है जो मॉनिटर करे इन्वेस्टिगेशन इवेंट, और स्पेशली जो अब्यूज ऑफ पावर से रिलेटेड। अगर अभी का जो सिनेरियो है उसमें अगर देखें तो सर्वाइवर जो हैं वो फेस कर रहे हैं अब्यूज ऑफ पावर को। ना ही दिल्ली पुलिस और ना ही जुडिशरी दिख रही है उनको कोई भी हक दिलाने में, कोई भी उनके साइड जजमेंट आ जाए या उनको कोई रिलीफ दिलाने में। वो ओपनली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली के रेसलर जो हैं ओपनली प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे दिल्ली के साइड पे, दिल्ली की गलियों में। मंथ हो गए हैं इस चीज को, लेकिन उनको किसी भी तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीफ या जुडिशियल उनको रिलीफ मिलना है, वो अभी तक तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन हो एक तरीके का, कि ताकि एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि केस को किस तरीके से डिले किया जाए, और स्मार्ट स्ट्रैटेजी के तहत जो कंप्लेनेंट हैं वो वक्त के गुजरने के साथ ढीले पड़ जाएं और वापस ले लें केस, या इस पे इतना एक्टिवली एक्शन ना लें। तो कहीं ना कहीं इसको ये कन्वीनियंट है ब्लेम कर देना कि जो रूल ऑफ लॉ है वो फेलिंग कॉलोनियल मॉडल है। अभी इन सारे केसेस में जो ग्रेटर स्टेक सोसाइटी में जिनके पास है उनको अपहोल्ड करने की जरूरत है, जो रूल ऑफ लॉ का बेसिक आइडिया है, और एंश्योर करना अपनी फेथफुलनेस कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस में। और अगर इस तरीके के अप्रोच रखते हैं तो होपफुली जो रेसलर है उनको जस्टिस मिल जाए और जो अप्रोच है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे अब वक्त है स्टैंड अप होने का और करेक्शन करने का और बचाने का जो सोल है रूल ऑफ लॉ का। हम अकेले नहीं हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे डेमोक्रेसी में जो लड़ रहे हैं अपने रूल ऑफ लॉ को बचाने के लिए। बहुत सारी डेमोक्रेसीज हैं पूरे वर्ल्ड में सिमिलर लाइन पे, उनके भी रूल ऑफ लॉ पे इक्वली उसी तरीके का थ्रेट है जो हम फेस कर रहे हैं। स्टॉकहोम क्रिमिनोलॉजी सिंपोजियम जून 2023 में फोकस था, जो उनकी थीम थी वो थी प्रिंसिपल्ड एंड इक्विटेबल लॉ इन्फोर्समेंट। बेसिकली अगर रूल ऑफ लॉ की बात करें तो लॉ के सामने सब बराबर हैं, और या वो पॉलिटिशियन हो या फिर वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कॉमन सिटीजन हो, जस्टिस जो है वो सबके लिए बराबर से सबके लिए ओपन है और सबको मिलना चाहिए। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।